बच्चों, कैसे हो? मैं राधा रमनी, आपकी हिंदी अध्यापिका, मंडल परिषद पाठशाला इरकेपल्ली, पलनाडु जिले। आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। प्यारे बच्चों, पहले मॉड्यूल में हम कवि परिचय और पाठ प्रवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम दूसरे मॉड्यूल में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी से रची गई सुंदर कविता पर्वत प्रदेश में पावस का अवलोकन करेंगे। तो चलिए फिर। पाठ का अवलोकन, अर्थ, भाव, आकलन। अब हम इस मॉड्यूल में शब्दार्थ, कविता का भाव और आकलन के बारे में जानेंगे। इस पाठ के अंत तक आप इन विषयों में सक्षम होंगे। प्रकृति की सुंदरता के बारे में संक्षिप्त व्याख्या कर सकेंगे। प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त कर सकेंगे। प्रकृति दृश्यों को सुंदर ढंग से वर्णन कर सकेंगे। वर्षा ऋतु के आगमन से होने वाले परिवर्तनों के बारे में जान सकेंगे। पर्वत से निकले झरनों की सुंदरता अनुभव कर सकेंगे। ऋतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कविता को लय के साथ गा सकेंगे। कविता का सौंदर्यानुभूति कर सकेंगे। स्व कविता लिखने में तत्पर होंगे। अलंकारों का उपयुक्त प्रयोग कर सकेंगे। कविता में मानवीकरण अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भाषा शैली का विकास कर सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, पद्यखंड के अंतर्गत 5वां पाठ पर्वत प्रदेश में पावस कविता। हमारे साथ चलिए बच्चों, इस सुंदर कविता को लय के साथ गाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखला का पर्वत अपार, अपने सहस्त्र भृगु सुमन पाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकाल। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरता गौरव बाप रे जड़, मद में नखना उठते भीतर। मोती की लड़ियां से सुंदर, जड़ते हैं जा बड़े। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है। झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। उड़ गया अचानक लोभ करता पारद के कर, रव से शरीर है कोट पड़ा भूपरंग। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। दस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं गिरगिराता। यो जल गया विचर विचर
था इंद्र केलिका इंद्रजाल, पावस ऋतु पर्वत देश, कल कल परिवर्तित प्रकृति वेश। बच्चों, कविता को लय के साथ कैसे गाना है सीखे हैं ना? चलो इस कविता के अंतर्गत कुछ शब्दार्थ को समझेंगे। शब्दार्थ: पावस वर्षा ऋतु, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप, मेघलाकार करगनी के आकार की पहाड़ की ढाल, सहस्र हजार, ध्रुव सुमन पुष्प रूपी आंखें। अवलोक देखना, महाकाल विशाल आकार, दर्पण आईना, मद मस्ती, झाग फेन। उच्चाकांक्षा ऊंचा उठने की आकांक्षा, तरुवर पेड़, नीरव नभ शांत आकाश, अनिमेष एकटक, चिंता पर चिंतित या चिंता में डूबा हुआ, भूधर पहाड़, पारद के पर पारे के समान, धवल एवं चमकीले पंख। उर हृदय रवशेष, केवल आवाज का रह जाना या चारों ओर शांत निश्शब्द वातावरण में केवल पानी के गिरने की आवाज का रह जाना। सभय भय के साथ, शाल एक वृक्ष का नाम, ताल तालाब। जलयान बादल रूपी विमान, विचर घूमना, इंद्रजाल जादूगरी। बच्चों, शब्दार्थों को जानने के बाद अब हम एक एक कवितांश के भाव को समझेंगे। पावस ऋतु पर्वत प्रवेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु वर्षा ऋतु, परिवर्तन बदलना, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप। अब हम इस कवितांश का भाव को समझेंगे। पर्वत क्षेत्र यानी पहाड़ी इलाकों में वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति का रूप समय समय पर बदल रहा है। जैसे कभी खूब बारिश होती है तो कभी मौसम साफ हो जाता है और कभी धूप निकल आती है। बच्चों, इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। कवि पंत जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आते ही पर्वत प्रांतों में प्रकृति अपना रूप बार बार बदलता रहता है। कैसे बदलता है, उन्हीं की बातों में जानेंगे। अगले पंक्ति में कवि किसके वर्णन कर रहे हैं, देखते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र ध्रुव सुमन हाड़, अवलोकन रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। मेखलाकार करगनी के आकार की पहाड़ की ढाल, सहस्र हजार, ध्रुव सुमन पुष्प रूपी आंखें, ताल तालाब, दर्पण आईना। बच्चों, अब हम इस कवितांश का भाव को समझेंगे। मेखलाकार पर्वत अपने पुष्प रूपी आंखों को बड़े करके नीचे जल में अपने विशाल आकार को बार बार देख रहा है। जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है, वह तालाब पहाड़ के लिए आईने का काम कर रहा है। बच्चों, इसमें कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। यहाँ पर्वत पर हजारों फूल हैं जो पर्वत की आंखों के समान है। पर्वत क्या कर रहा है, अपने पुष्प रूपी आंखों से नीचे तालाब में अपना विशाल आकार को देख रहा है। तालाब पर्वत के लिए आईने के समान है। बच्चों, इस कवितांश के भाव को कहाँ तक समझे हैं, क्रियाकलाप के द्वारा आकलन करेंगे। चलिए
पहला सवाल, किसके आगमन से प्रकृति का रूप समय समय पर बदल रहा है? ये वर्षा ऋतु के, बी बादलों के, सी झरनों के, डी ग्रीष्म ऋतु के। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश बच्चों, सही बताया आपने। सही जवाब है ये, वर्षा ऋतु की आगमन से प्रकृति का रूप समय समय पर बदल रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, मेखलाकार शब्द का अर्थ क्या है? ये करगनी जैसे पहाड़ की डाल, बी धरती के समान पहाड़ की डाल, सी आसमान के समान, डी तालाब के समान। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश बच्चों, सही बताया आपने। सही जवाब है ये, मेखलाकार शब्द का अर्थ है करगनी जैसे पहाड़ की डाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, पर्वत अपने पुष्प रूपी आंखों से क्या देख रहा है? ये तालाब को, बी पेड़ों को, सी अपने विशाल आकार को, डी आसमान को। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश बच्चों, सही बताया आपने। सही जवाब है सी, पर्वत अपने पुष्प रूपी आंखों से अपने विशाल आकार को देख रहा है। अगले पंक्ति में कवि किसके वर्णन कर रहे हैं, देखते हैं। गिर का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर जरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी पहाड़, मद मस्ती। अब हम इस कवितांश का भाव को समझेंगे। झरनों की झरझर की आवाज ऐसी लगती है मानो वह पहाड़ों का गौरव गान कर रहे हैं। झरनों की मस्ती भरी आवाज सुनकर नस नस में प्रसन्नता भर जाती है। इसके मधुर आवाज सुनने वाला अपने सारे दुखों को भूल जाता है। इस पंक्ति में कवि झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। यहाँ झरनों की आवाज से लगता है कि मानो वे पहाड़ों की गुणगान कर रहे हैं। झरनों की मधुर आवाज सुनने वालों को प्रसन्न कर देती है और वे सारे दुख भूल जाते हैं। पहाड़ों के ऊपर से तालाब में गिरते हुए झरने मोतियों की लड़ियों जैसे सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ों से झरते हुए झरने तालाब में गिरकर जो झाग मतलब बुलबुलें उत्पन्न कर रही हैं, मोतियों की लड़ियों जैसे लग रहे हैं। बच्चों, इस कवितांश के भाव को कहाँ तक समझे हैं, क्रियाकलाप के द्वारा आकलन करेंगे। चलिए, पहला सवाल, पहाड़ों का गौरव गान कौन कर रही है? ये बादल, बी झरने, सी प्रकृति, डी तालाब। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश बच्चों, सही बताया आपने। सही जवाब है बी, पहाड़ों का गौरव गान झरने कर रही हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, झरनों की मस्ती भरी आवाज सुनने से नस नस में क्या भर जाती है? ये प्रसन्नता, बी अप्रसन्नता, सी पानी, डी हवा। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश बच्चों, सही बताया आपने। सही जवाब है ये, झरनों की मस्ती भरी आवाज सुनने से नस नस में प्रसन्नता भर जाती है। अगले पद में कवि ने किसके बारे में बताया है, देखते हैं। गिरिवर के उरूर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उर हृदय, तरवर पेड़, उच्चाकांक्षा ऊंचा उड़ने की कामना। अब हम इस कवितांश का भाव को समझेंगे।
पहाड़ के हृदय से उठ कर पेड़ और भी ऊंचा उड़ने की इच्छा कर रहे हैं। पहाड़ के ऊपर जो पेड़ हैं वे अपने पलक बिना झपकाए शांत आकाश की ओर झांक रहे हैं और लगता है एक ही जगह पर स्थिर होकर कुछ सोच में डूब गए हैं। इन पंक्तियों में पेड़ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। बच्चों, इस कवितांश के भाव को कहाँ तक समझे हैं, क्रियाकलाप के द्वारा आकलन करेंगे। चलिए। पहला सवाल, उच्चाकांक्षा का अर्थ क्या है? ये ऊंचा उड़ने की कामना, बी उड़ने की कामना, सी पहाड़ पर चढ़ने की कामना, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश बच्चों, सही बताया आपने। सही जवाब है ये। उच्चाकांक्षा का अर्थ है ऊंचा उड़ने की कामना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, शांत आकाश की ओर कौन झांक रहे हैं? ये तालाब, बी पहाड़, सी झरने, डी पेड़। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश, सही बताया आपने। सही जवाब है डी, शांत आकाश की ओर पेड़ झांक रहे हैं। अगले पद में कवि ने किसके बारे में बताया है, देखते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, रव शेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। भूधर पहाड़, रवशेष केवल आवाज का रह जाना, पारत के पर पारे के समान धवल चमकीले पंख। धूप इतनी घनी है कि जिसकी वजह से पहाड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। धुंध ने पहाड़ों को घेर रखा है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अचानक पहाड़ गायब हो गया या उड़ गए हैं। केवल एक झरने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा जैसे आकाश धरती पर आ गया हो। इन पंक्तियों में कवि ने पहाड़ी प्रांतों में बारिश के कारण बदले हुए रूप का वर्णन किया है। बारिश रुकने के बाद धुंध के कारण पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ कहीं गायब हो गए हैं। धुंध के नीचे उतरे हुए आसमान जैसा लग रहा था। केवल झरनों की आवाज ही सुनाई दे रहा है। बच्चों, इस कवितांश के भाव को कहाँ तक समझे हैं, क्रियाकलाप के द्वारा आकलन करेंगे। चलिए। पहला सवाल, धुंध के कारण क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये तालाब, बी आकाश, सी नदी, डी पहाड़। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश बच्चों, सही बताया आपने। सही जवाब है डी, धुंध के कारण पहाड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, भूधर का अर्थ क्या है? ये तालाब, बी पेड़, सी पहाड़, डी झरने। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश बच्चों, सही बताया आपने। सही जवाब है सी, भूधर का अर्थ है पहाड़। आगे चलकर देखते हैं कवि किस चीज का वर्णन करते हैं। दस गए धरा में सवै शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जल ध्यान में विचर विचर, था इंद्र केल था इंद्रजाल। सवै भय के साथ, शाल एक वृक्ष का नाम, जलयान बादल रूपी यान, विचर घूमना, इंद्रजाल जादूगरी। अब हम इस कवितांश का भाव को समझेंगे। धुंध के कारण पहाड़ नहीं नजर आ रहे थे, केवल झरनों की आवाज ही नजर आ रही थी। ऐसे में लग रहा था कि भय के कारण शाल वृक्ष जमीन में धंस गए हों और तालाब में आग लग गई हो और वहां से धुआं उठ रहा हो।
बादलों का धरती पर आ जाना, अचानक पहाड़ों का गायब हो जाना, तालाब से धुआं उठना, यह सब ऐसा लग रहा था कि बादल रूपी यान में इंद्र घूमते हुए अपनी जादूगरी दिखा रहे हो। यहाँ कवि क्या कहते हैं, धुंध में छिपी हुई शाल वृक्ष ऐसे लग रहे थे मानो वह भय के कारण जमीन में धंस गए हो। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि बादल रूपी विमान में इंद्र घूमते हुए आकर अपनी जादूगरी दिखा रहे हो। वैसे तो वर्षा के कारण प्रकृति हर प्रांत में सुंदर लगती है, पर पर्वत प्रदेश में उसकी सुंदरता दुगनी हो जाती है। जैसे पंछी ने कहा है, प्रकृति में हर बदलाव आते रहते हैं, ठीक जैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव या उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम उनको स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। प्रकृति हमें कुछ ना कुछ सीख देती ही रहती है ना बच्चों? बच्चों, इस कवितांश के भाव को कहाँ तक समझे हैं, क्रियाकलाप के द्वारा आकलन करेंगे। चलिए, पहला सवाल, जलयान का अर्थ क्या है? ये बादल रूपी यान, बी वायुयान, सी इंद्रजाल, डी पहाड़ रूपी यान। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश, सही बताया आपने। सही जवाब है ये, जलयान का अर्थ है बादल रूपी यान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, शाल के वृक्ष धरती में क्यों धंस गए? ये झरनों के कारण, बी पहाड़ हिलने से, सी वर्षा के भयानक रूप से, डी भय के कारण। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश, सही बताया आपने। सही जवाब है सी, शाल के वृक्ष धरती में वर्षा के भयानक रूप से धंस गए हैं। बच्चों, चलिए एक बार सीखी हुई कविता के भाव पुनश्चरण करते हैं। वर्षा ऋतु में जब पहाड़ों पर वर्षा हो रही थी तो मौसम पल पल ऐसे बदल रहा था कि कभी काले बादल गिर आते तो कभी मौसम साफ होता तो कभी धूप निकल आती। करगनी के आकार के पहाड़ों पर रंग बिरंगे हजारों फूल उगे हुए थे। वे केवल पहाड़ की आंखों जैसे लग रहे थे। इन आंखों से पहाड़ अपने सुंदर आकार को पहाड़ के नीचे जो तालाब आईने जैसे फैला हुआ है उसमें बार बार देख रहा था। पहाड़ों के ऊपर से तालाब में गिरते हुए झरनों की आवाज ऐसी लग रही थी मानो पहाड़ों का गुणगान या गौरवगान कर रही हो, और यह मस्ती भरी आवाज कवि के नस नस में ऊर्जा भर रही थी या उत्तेजित कर रही थी। कवि कहते हैं कि इस आवाज को सुनने वाला अपने सारे दुखों को भूल जाता है। तालाब में इकट्ठा हुई जाग कवि को मोतियों के लड़ियों समान दिखाई दे रही थी। पहाड़ों पर उगे हुए पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे पहाड़ के हृदय पर उगे हुए हों। एकटक दृष्टि से प्रशांत आकाश की तरफ देखते हुए सोच रहे हैं, जहां तक हो सके और भी ऊंचा उठना चाहते हो और आसमान को छूना चाहते हो। इसे देखकर कवि को लगता है कि एक न एक दिन वे अपने लक्ष्य को पा लेंगे। चारों ओर बादल गिर जाने के कारण मानो ऐसा लग रहा था कि पहाड़ पंख लगाकर कहीं उड़ गए हो। केवल झरनों की कलकल आवाज ही सुनाई दे रही थी और धुंध के कारण लग रहा था कि पूरे के पूरा आकाश भी धरती पर बिछा गया हो या गिर गया हो। धुंध और कोहरे के कारण ऐसा लग रहा था कि तालाब में आग लग गई हो और वहां से धुआं निकल रहा हो। इस भयानक दृश्य को देखकर शाल के पेड़ भी धरती में धंस गए ऐसा लग रहा था। इस तरह मौसम का बदलना
ऐसा लग रहा था कि इंद्र अपनी जादू की छड़ी को घुमाकर अपनी जादूगरी दिखा रहे हों। प्यारे बच्चों, चलिए अब तक ग्रहण किए गए विषयों के आकलन कुछ प्रश्नों के द्वारा करेंगे। उत्तर देने के लिए तैयार हो ना? पहला सवाल, कवि ने तालाब को दर्पण जैसा क्यों कहा है? ये क्योंकि दोनों पारदर्शी हैं। बी, पहाड़ हिलने से। सी, वर्षा के भयानक रूप से। डी, भय के कारण। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश, सही बताया आपने। सही जवाब है ये। कवि ने तालाब को दर्पण जैसा इसलिए कहा है कि दोनों पारदर्शी हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, आकांक्षाओं को पाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये शांति की। बी, मन की एकाग्रता। सी, ये और बी। डी, ईश्वर की। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश, सही बताया आपने। सही जवाब है सी, आकांक्षाओं को पाने के लिए शांति और मन की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, इस कविता में किसका सजीव चित्रण किया है? ये प्रकृति का। बी, बादलों का। सी, झरनों का। डी, पावस ऋतु का। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश, सही बताया आपने। सही जवाब है डी। इस कविता में कवि ने पावस ऋतु का सजीव चित्रण किया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल, इस कविता में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? ये मानवीकरण अलंकार। बी, रूपक अलंकार। सी, अनुप्रास अलंकार। डी, उपमा अलंकार। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश, सही बताया आपने। सही जवाब है ये। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, दृग सुमन का मतलब क्या है? ये पुष्प रूपी आंखें। बी, मोती रूपी आंखें। सी, गोलाकार आंखें। डी, हिरण जैसी आंखें। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश, सही बताया आपने। सही जवाब है ये। दृग सुमन का मतलब है पुष्प रूपी आंखें। बच्चों, अगले मॉड्यूल में प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।